साथियों नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुशवाहा डीएड समिति एमपी के इस ऑफिशियल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों आज की सुनवाई पूरी हुई। आप सब ने अपनी अपनी तरफ से जानने समझने का प्रयास किया है और साथ में बहुत तरह के र्यूमर्स अफवाह जो है तो चलाई जा रही है विपक्ष के द्वारा। साथियों कुछ पॉइंट पे आज मैं आपसे बात करूँगा। थोड़ा स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं चीज़ों को पहले तो उतना अच्छे से फॉलो नहीं कर पाया था, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा ठीक हुआ वैसे ही मैंने चीज़ों को देखा समझा और अब उन सारी चीज़ों का संक्षिप्त सार मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। साथियों कई मुद्दों पर बात करूंगा। सबसे पहले समिति ने क्या सोचा था आज की हियरिंग को लेके, क्या उसके अनुरूप हुआ सब कुछ कि नहीं हुआ। दूसरी बात साथियों, पता था कि विपक्ष के वकील क्या करेंगे, किस तरह से समय को खराब करने की कोशिश करेंगे। तीसरी बात साथियों, आईए का डिसमिस होना। आईए के डिसमिस होने से जो हम लोगों ने आईए लगाई थी कुछ दिनों पहले जा कर के, वो आईए डिसमिस हो गई हैं और इसको लेकर विपक्ष ने खूब जो है तो आनंद उठाया है और हर जगह इसी बात को लेकर ग्रुपों में चर्चा भी हो रही है कि उनकी आईए खारिज हो गई है। फिर साथियों विपक्ष के जो लॉयर्स हैं उन्होंने किस तरह से झूठ बोला है, आज उसको भी मैं आपके सामने बताऊंगा। साथियों फाइनली अंततः जो हमारी 14 सितंबर की डेट लगी है उस पर क्या होना है इस पर भी चर्चा करूंगा। साथियों सबसे पहले जो हमारी समिति है, डीएड प्रबंधन समिति है, डिकोर कमेटी है, उसने जैसा सोचा था बिल्कुल उसी के अनुरूप सब कुछ हुआ है। हमें पता था कि पहली हियरिंग में कुछ नहीं होने वाला है। इसमें आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट का काम है डेट देना, ताकि सामने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी बात को मजबूती से रख सके, अपने पक्ष को रख सके। सबको समय दिया जाता है और ये न्यायालयीन प्रक्रिया का बहुत बड़ा हिस्सा है और बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। अच्छी बात है कि हमें अगली डेट मिली है, हम और तैयारी के साथ आएंगे और सामने वालों के पास कुछ नहीं है, विपक्ष वालों के पास कुछ नहीं है साथियों, सिर्फ एक चीज़ के अलावा, वो मैं आपको अंतिम में बताऊंगा। साथियों इस बात का पूरी तरह से हम लोगों को अंदेशा था कि विपक्ष के लोग किस तरह से समय को बर्बाद करेंगे, पर कोई दिक्कत नहीं है। उसको हम जो है तो ऑलरेडी इस चीज़ को कंसीडर करके चल रहे थे। साथियों अगले पॉइंट पे आते हैं, आईए का डिसमिस होना। इस चीज़ को लेके खूब हू हल्ला हो रहा है और तरह तरह के विपक्ष के लोग कमेंट कर रहे हैं। कुछ ग्रुपों से मेरे पास स्क्रीनशॉट्स आए, लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा खुशी है, जैसे उन्हें जीत मिल गई हो और इस तरह से वो खुश हो रहे हैं। साथियों आईए का डिसमिस होना कोई बड़ी बात नहीं है। आईए हमारा इसलिए डिसमिस हुआ है क्योंकि वो सेम कॉज के लिए लगा हुआ था। जब भी कोई पिटीशन सेम कॉज के लिए लगती है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको आगे कैरी किया जाए, क्योंकि पहले से जो हमारा केस है सिर्फ इसी बेस पर लगा हुआ है कि इनकी नियुक्तियां नहीं होनी चाहिए और उसी आधार पर आईए लगाया गया था और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को साथ में लगाया गया था। तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है साथियों। यहाँ से आप एक चीज़ के लिए और श्योर हो जाइए कि किसी भी तरह का पिटिशनर बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उस आईए को लगाते समय कई लोग पिटिशनर बने थे। जब आईए को ही माननीय हाई कोर्ट ने कह दिया कि कोई आवश्यकता नहीं है सेम कॉज के लिए, तो आपका ऑलरेडी ही केस है, इसलिए बिल्कुल अल्ट्रा वायरस केस होने के कारण जो भी निर्णय होगा वो सबके लिए होगा। विपक्ष के वकील इस चीज़ को लेकर हंस रहे थे, पर वो हम लोगों का एक स्टंट था, यही सब जानने के लिए कि क्या इस केस में ऐसा भी हो सकता है, क्या ऐसा भी कोई एंगल हो सकता है पिटिशनर बेनिफिट का। पर साथियों ऐसा कुछ नहीं है, वो हम लोगों का स्टंट सफल होता है और हमने जो प्लानिंग की थी बिल्कुल सुचारू ढंग से, सही ढंग से आगे बढ़ी है। साथियों इसके बाद आते हैं विपक्ष के वकील। माननीय विज्ञान साहा जी ने तो जो बातें रखी बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बातें रखी, वो माननीय हाई कोर्ट माननीय चीफ जस्टिस जी को बताना चाहते रहे थे कि जो जजमेंट माननीय जोधपुर हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया था, उस जजमेंट पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ना तो स्टे दिया
और ना ही उसको किसी तरह से बदला है। अर्थात जजमेंट जो आया था, जिस टाइम पे एनसीटी की गाइडलाइन क्वैश हुई थी, वो समय था 25 नवंबर 2021, और उसी डेट से उस चीज़ को माना जाएगा। और ये यथार्थ सत्य है। देखिएगा अंतिम में हमारी जीत होगी इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि विपक्ष के वकील ये चाहते हैं कि हम इस बात को एम्फेसाइज करें कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है वो 11 अगस्त को आया है और नियुक्तियां यहाँ 10 तारीख से पहले हो गई। पर साथियों, अभी नियुक्तियां चालू हैं, विभाग को इसमें जवाब देना पड़ेगा। तो वो इस बात पे एम्फेसाइज कर रहे हैं कि नहीं, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया 11 से आया, 11 से भी प्रभावी होगा। ठीक है, 11 से ही प्रभावी होगा, लेकिन उस पर भी एक बहुत बड़ा पेच है, क्योंकि जिनकी भी नियुक्तियां हो गई हैं, जैसे भी हो गई हैं, वो एक दिन भी पढ़ाने के लिए उनको अधिकार नहीं है प्राइमरी स्कूल में। इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम उस चीज़ को कोर्ट में प्रूव करेंगे। साथ ही उसके बाद आते हैं विपक्ष के झूठ पर। विपक्ष ने क्या झूठ बोला है? विपक्ष के वकील कहते हैं कि एनसीटी ने क्या कहा है कि एक ब्रिज कोर्स होना है। एक ब्रिज कोर्स की मतलब इस तरह से वो बता रहे थे कि मध्य प्रदेश में नियम जो बना था उसमें एक ब्रिज कोर्स की बात की गई थी, ब्रिज कोर्स की बात की गई थी, और वो ब्रिज कोर्स करके ये एलिजिबल हो जाएंगे। तो विज्ञान साय जी ने कहा कि वो ब्रिज कोर्स का सवाल पूरी तरह से वहीं से समाप्त हो गया जब से इस गाइडलाइन को रद्द किया गया था। तो विपक्ष के वकील क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ जो है नियम तभी बन गए थे जब एनसीटी की गाइडलाइन नहीं आई थी। 28 जून 2018 को एनसीटी की गाइडलाइन आती है और 1 जुलाई 2018 को मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग का गजेट जारी होता है, और उस पे एनसीटी की हूबहू लाइन को उठा करके रखा जाता है नियम निर्देशिका में, शिक्षक बनने की योग्यता में। और इस चीज़ को कहते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ तो जो नियम हैं वो पहले ही बन गए थे, वो सरकार ने बनाया है। और अंततः जब माननीय जज पूछते हैं कि क्या आप बहस के लिए तैयार हैं, तो सीधे टाल मटोल करके पहले तो कहते हैं कि राज्य ने अपना रिप्लाई नहीं दिया है, स्टेट ने अपना रिप्लाई नहीं दिया है, और समय बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। पर साथियों, कोई बात नहीं, समय बर्बाद करने दीजिए। समय हमारा बर्बाद नहीं हो रहा है, हमें पता है कि कोर्ट के मामलों में ऐसा होता है। साथियों, अंततः हम जो अगली सुनवाई हमारी 14 सितंबर को होना है, उसके संबंध में माननीय जो हमारे लॉयर सर थे उन सबसे बात हुई। बहुत अच्छा पॉजिटिव सबका रिस्पांस था, और आगे हम केस को जीत रहे हैं और बहुत मजबूती के साथ जीत रहे हैं। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई सत्य और न्याय की है और उन बच्चों की है जिनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। और जब भर्ती माननीय न्यायालय के अधीन थी, उस बात को हमने माननीय न्यायालय के सामने अवगत कराया था समय रहते हुए, तो न्याय हमें माननीय न्यायालय के द्वारा मिलेगा। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग के अंदर जो कन्फ्यूजन आ गया है वो स्थिति क्लियर हो सके।